ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र। तो उसकी दो दो क्लासेस मैं आपकी पहले ले चुकी हूँ है, और अभी ये तीसरी क्लास है। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा है। तो मेरे हिसाब से आप डेली का डेली पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम आ गया है। अभी टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा है, और पता लगा कि कल एग्जाम है। इसलिए टाइम को निकलते हुए टाइम नहीं लगता। आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख उद्योगों में से जो मेजर कोर उद्योग थे वो पढ़े थे, और एमएसएमई को जो 3 टाइप में बाँटा गया है वो पढ़ा था, और उद्योग एल्यूमीनियम के जो उद्योग थे वो पढ़े थे, और जितने जो कोर उद्योग हैं वो सारे कल हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्वरक क्षेत्र के अंदर उद्योग। मतलब हर क्षेत्र के अंदर अलग-अलग उद्योग होते हैं। जिस चीज़ की उद्योगों से ही सारी चीज़ें बनती हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें हम चारों तरफ यूज़ कर रहे हैं ना, वो सारी उद्योगों से ही बनी है। डायरेक्ट कच्चा हम निकाल के किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उद्योग होंगे तभी किसी, अगर ये मार्कर भी बना है तो इसके लिए भी उद्योग हुआ है, तभी ये मार्कर बना है। मतलब इसको शेप दी गई है, इसके अंदर जो सामान लगा है वो सारा लाया गया है और लगाया गया है, तब जाके ये बना, मशीनीकरण से ये बना है। तो मतलब कुछ भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए उद्योगों का, कारखानों का होना ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्वरक उद्योग। कल हमने जहाँ स्टॉप किया था वहाँ से आज हम शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग मतलब क्या होता है? रासायनिक और क्या कहते हैं, जैविक उद्योग। उर्वरक उद्योग मतलब है जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, किसके अंदर? खेती के अंदर है। तो वो 2 प्रकार का होता है, एक तो रासायनिक तरीके का होता है और एक जैविक तरीके का होता है। तो जैविक तरीके के अंदर हम इतना हमें प्रकृति से चीज़ें मिलती हैं, वही खाद हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, किसके अंदर? खेती के अंदर। लेकिन रासायनिक का मतलब ये है कि जो हम बना के और उसके अंदर मिलावट करके उसके बाद में जो खेती में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक। यानी उसके अंदर और बाहर की मिलावट करके उसके बाद में यूज़ की जाती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट इंसान के खाने में भी पड़ता है, और इंसान के शरीर पे भी पड़ता है, और हमारे क्लाइमेट पे भी पड़ता है। लेकिन इसके अंदर जो उद्योग है, उर्वरक उद्योग के अंदर जितने उद्योग शामिल हैं और इनमें क्या-क्या बेनिफिट होता है, हो रहा है, इसका जो इकोनॉमी में कितना सहयोग है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसको बनाने के लिए किस-किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सारा हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। ये है उर्वरक उद्योग है। ये उद्योग नाइट्रोजन उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, ये देखिए ये इसमें अनाज में पड़ती है। फॉस्फेरस उद्योग डीएपी, ये भी अनाजों में पड़ती है, तथा अमोनिया फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक नाइट्रोजन फॉस्फेट व पोटाश के उत्पादन क्षेत्रों के आसपास केंद्रित है। मतलब इन 3 के आसपास ये उद्योग केंद्रित है। तो ये जो है ना उर्वरक, ये भी हम जो फसल बोते हैं ना, तो फसल के अंदर ऊपर से जो डालते हैं ना, ऐसे छिड़कते हैं। आपने गाँव में देखा हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ, उनका गाँव में कोई ना कोई लिंक ज़रूर है, या तो खुद गाँव के या उनकी सोसाइटी में कोई ना कोई गाँव में रहता होगा, तो छुट्टियों में गाँव जाते होंगे। हाँ, तो ये तीनों, ये जो यूरिया है ये भी खेती के लिए यूज़ की जाती है, और वो जो डीएपी ये भी खेती के लिए यूज़ की जाती है। और अभी जो सरकार है ज़्यादा फोकस कर रही है जैविक खेती के ऊपर। मतलब जिसके अंदर ये जो केमिकल वाली रसायन होते हैं, खाद होती है, उर्वरक होती है, उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। जो या तो यूज़ करनी ही नहीं है खाद, और अगर यूज़ करनी है खाद तो वो होनी चाहिए जो प्रकृति से मिलती है। प्रकृति का मतलब जो गोबर होता है वो, और जो जैसे हम लोग फसल काटते हैं तो उसकी जो जड़ें होती है ना, वो जड़ें मिट्टी में रह जाती हैं और फिर वो गल के खाद का रूप ले लेती हैं। तो जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, या तो उसी को खाद के रूप में यूज़ करना है, और नहीं तो फिर यूज़ ही नहीं करनी है। इनको पहले शुरू में जब हरित क्रांति आई थी, उस वक़्त इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, ताकि खेत की जो अपने देश है उसकी पब्लिक की खाने की पूर्ति हो सके, अनाज की कमी थी उस वक़्त। लेकिन अब इसका साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो गया है। मौसम पे भी हो रहा है और मानव के ऊपर भी हो रहा है, खाने-पीने की सारी चीज़ों में इसका साइड इफ़ेक्ट शुरू हो रहा है, जिससे इंसान के अंदर भी ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, और मौसम भी चेंज हो रहा है, हाँ। इनमें से अधिकांश इकाइयाँ अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहे का उपयोग करती हैं। किसका करती हैं? रद्दी लोहे का उपयोग करती हैं। उसे विद्युत भट्टियों में प्रक्रमित किया जाता है। इन्हें जो कच्चा लोहा होता है उसे विद्युत भट्टियों के अंदर पकाया जाता है। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा है? तीसरा बड़ा सबसे उत्पादक है नाइट्रोजन उत्पादकों का भारत है। वही यहाँ 57 उर्वरक इकाइयाँ हैं। कितनी है? 57 उर्वरक इकाइयाँ हैं, जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन करती हैं। किसका? नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजन उत्पादकों का प्रयोग उर्वरकों का उत्पादन करती हैं। 31 इकाइयाँ यूरिया उत्पादन तथा 9 इकाइयाँ उप उत्पाद के रूप में अमोनिया सल्फेट का उत्पाद करती हैं। 31 इकाइयाँ यूरिया उत्पाद तथा 9 इकाइयाँ उप उत्पाद, यानी यूरिया के अंडर जो आती हैं उनको के रूप में अमोनिया बाय प्रोडक्ट के रूप में यूज करती हैं, के रूप में अमोनिया तथा सल्फेट का उत्पाद करती हैं। 68 अन्य लघु इकाइयाँ मात्र सुपरफास्ट का उत्पादन करती हैं। मतलब ये चीज़ बताई गई है कि जो हम जो उर्वरक उत्पाद करते हैं, कौन-कौन सी इकाइयाँ हैं जो इनका उत्पाद करती हैं, कहाँ-कहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, और उसकी जो छोटी इकाइयाँ वो कौन सी है और मेजर इकाइयाँ कौन सी, ये चीज़ बताना चाह रहे हैं ये। तो 68 अन्य लघु इकाइयाँ मात्र सुपरफास्ट का उत्पाद करती हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम और भारतीय उर्वरक निगम गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है।
लेजन। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम और भारतीय उर्वरक निगम गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पाद का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में है। इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला राज्य और का लगभग ये जो राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, इनके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल आदि, दिल्ली, राजस्थान आदि भी इसका उत्पाद करते हैं। उर्वरक कंपनियों की अवस्थिति मतलब उर्वरक कंपनियां कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, तो नांगल, बठिंडा, पानीपत, खेजड़ी नगर, सलाडीपुर, बायराला, अजीब नाम है, देहरादून, अनंता, पिपराला, गोरखपुर, कानपुर, जगदीशपुर, फूलपुर, ये जो है ये सारे उर्वरक उत्पादन करती हैं। सारी यहाँ पे जिनकी कंपनियां स्थित है, इन सारे शहरों के अंदर उर्वरक उत्पादन की कंपनियां स्थित हैं। भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड 1961 में स्थापना हुई भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की, और हिंदुस्तान उर्वरक कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1968 ये सरकार के द्वारा जो उर्वरक उत्पादन के लिए बनाए गए निगम है और जो योजनाएं परियोजनाएं वो हैं। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति निगम इन्फो 1967, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड 1980, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1974। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई। इसके अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? सिंदरी में एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादन किया गया, कुछ में 1961 के अंदर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनिक उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। किसकी? भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है। वर्ष 2023-24 में भारत ने कुल 601 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत की, जिसमें 503 एलएमटी घरेलू उत्पाद था और 1077 एलएमटी का आयात किया गया। वर्ष 2023 में भारत के कुल 601 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत की, जिसमें से 503 एलएमटी घरेलू उत्पाद था और 177 एलएमटी आयात किया गया था। भारत के प्रति हेक्टर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पांडुचेरी व दूसरा तेलंगाना और तीसरा स्थान पंजाब का है। यानी सबसे ज्यादा उर्वरक खपत कौन कौन से स्टेट्स में होती है? तो सबसे ज्यादा होती है पांडुचेरी में, उसके बाद दूसरे नंबर पर तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर पंजाब है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर उड़ीसा, कोक आधारित रामागुंडम आंध्र प्रदेश में तथा कोरबो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर उड़ीसा में है और रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन कौन से राज्य हैं भारत के अंदर जो रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन करते हैं? रासायनिक उर्वरकों का, न कि जैविकों के। नाइट्रोजन उर्वरक मुख्य पोषक तत्व उर्वरक, इसके अंदर नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व और फॉस्फेटिक उर्वरक के अंदर फॉस्फेट है और पोटास उर्वरक के अंदर पोटास है। राज्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से राज्य हैं और उसके अंदर कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं जो उर्वरक का उत्पादन करते हैं? राज्यों के अंदर भी कौन से प्रमुख केंद्र हैं जो उर्वरक का उत्पादन करते हैं? अब इसके अंदर मैं आपको कुछ स्पेशल समझा नहीं सकती हूँ कि मैं कुछ स्पेशल समझाऊं, क्योंकि नॉर्मल मतलब ये फैक्ट है, ये एज इट इज ही है। इसके अंदर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है कि हाँ कौन सा राज्य है और उसमें कौन सा उर्वरक उत्पादन उर्वरक उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है और उसमें कौन सा केंद्र है। तो इसमें समझाने जैसा कुछ स्पेशल है नहीं, तो अब देख लो, याद कर लेना है जैसा का जैसा ही। उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज है। झारखंड में सिंदरी, महाराष्ट्र में मुंबई, ट्राम्बे और अंबरनाथ, राजस्थान के अंदर खेतड़ी, सलादीपुर, लूनी तथा कोयमकोटा, पश्चिम बंगाल में बरनपुर, हल्दिया, रिसरा और खर्राद, बिहार में बरौनी, कर्नाटका में मंगलुरु, बेल्लुलु, ओडिशा के अंदर राउरकेला और मनीराबाद, तलचर, गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा और भावनगर, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम, तादेपल्ली और तनुकू, तमिलनाडु के अंदर न्यू दिल्ली, रानीपेट, एन्नूर, कोयम्बटूर, तुत्ती, कोरिन, आवाड़ी एवं मनाली हैं। कौन से तमिलनाडु में? न्यू दिल्ली, रानीपेट, एन्नूर, कोयम्बटूर, तुत्ती, कोरिन था आवाड़ी और मनाली हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग, रासायनिक के जो उर्वरक उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है और कौन कौन से सन में स्थापित किए गए? ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर आधारित था। कहाँ था? 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। 1974 इसमें कर्नाटका के बेलगोला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स के नाम
से अमोनिया उर्वरक का कारखाना बनाया गया था। 1974 में कर्नाटका के अंदर बेलगोल नामक स्थान है, वहां पे मैसूरू में केमिकल्स के एंड फर्टिलाइजर के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना बनाया। अमोनिया उर्वरक का अलग होता है और क्या कहते हैं इसका फॉस्फेट का उर्वरक का कारखाना अलग अलग होते हैं। 1947 ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलोआ नामक स्थान पर स्थापित किया गया। केरल के 1974 में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना वो केरल के अलोआ नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। क्रम्बकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजीरा गुजरात में है। कहाँ पे है? क्रम्बकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजीरा गुजरात में स्थित है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं छत्तीसपुर के कारखाने भी गैस आधारित हैं। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और छत्तीसपुर नहीं है, जगदीशपुर ही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर के कारखाने भी गैस आधारित हैं। ये गैस के ऊपर आधारित कारखाने हैं। सीमेंट उद्योग आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में प्रमुख केंद्र मैपिंग के थ्रू सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र ये हैं, जिनको आप या तो मैप के थ्रू याद कर लो या फिर मैं अभी थ्योरी में पढ़ाऊंगी उस तरीके से याद कर लेना। और लेकिन जगह से अगर मैप के थ्रू देखोगे और जगह देखोगे ना तो मैप अपने माइंड में काफी लंबे समय तक क्लिक करता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा लंबे समय से याद रहेगा। थ्योरी भी फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्किप हो जाता है, लेकिन इसके अंदर मैप के अंदर स्किप नहीं होता है। तो सीमेंट घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध। आपको इतना तो आपको पता ही है कि सीमेंट किस किस चीज के लिए यूज आती है, क्योंकि आपके भी घर बना हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है, देख लेते हो आपकी सीमेंट कहाँ का यूज आती है। निर्माणों की सीमेंट आवश्यक है। पहला सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया था? 1904 यानी आजादी से पहले चेन्नई में स्थापित किया गया था। और इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम की आवश्यकता होती है। वर्तमान में देश में 210 बड़े तथा 477 छोटे सीमेंट के संयंत्र है। कितने हैं? 210 बड़े तथा 477 छोटे सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। ये मैप देख लिया होगा आपने, नहीं देखा वैसे अपलोड रहेगा ये लेक्चर यूट्यूब पर। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलोर के आसपास स्थित है। भारत वैश्विक उत्पादन क्षमता का लगभग 8% सीमेंट उत्पादन है। विश्व के स्तर में 8% जो सीमेंट है वो भारत उत्पादन करता है। और वर्ष 2023-24 में भारत का वास्तविक सीमेंट उत्पादन 427 मिलियन टन था। कितना था? 427 मिलियन टन। कौन से सन में था? 2023-24 के अंदर। आधारभूत उद्योग, इसके आधारभूत सीमेंट उद्योग के आधारभूत उद्योग कौन से हैं? आधारभूत मतलब बेसिक्स हैं, जो इसके सहायक होते हैं। सीमेंट के जो सहायक उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं? तो वे उद्योग जिनका अंतिम उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिनका अंतिम उत्पादन एवं अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी जो मेजर उद्योग होते हैं ना, उनकी जो सहायक क्रियाएं होती हैं, उनके जो उद्योग होते हैं उनको कहते हैं। यही चीज मैंने आपको बताया था कि जैसे सीमेंट के जो सहायक हैं, एग्जांपल के लिए अगर मान लो सीमेंट के जो सहायक उद्योग हैं, जैसे सीमेंट बना ली, अब सीमेंट के लिए कट्टे भी चाहिए, तो फिर कट्टों का भी उद्योग करना पड़ेगा ना। तो कट्टों का जो उद्योग है वो क्या बन गया? सीमेंट का सहायक उद्योग बन गया। ये कहना चाह रहे हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत। किसको कहते हैं आधारभूत? ऐसे उस वस्तुएं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। जो दूसरे, अगर कच्चा माल नहीं आएगा किसी दूसरे उद्योग से, तो वो अपना, जैसे कि ब्रेड बनानी है तो अगर आटा नहीं आएगा तो ब्रेड कहाँ से बनेगी? सीधी गेहूं खेती से लाके आप ब्रेड नहीं बना सकते, उसके लिए ब्रेड बनाने के लिए आटे की जरूरत होगी। तो आटा जो है ना वो आधारभूत उद्योग हो गया। ऐसे जैसे लोहा इस्पात, तावा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि है। ये इन्होंने इसका उद्योग का एग्जाम्पल दिया है लोहे का। जैसे लोहे का सहायक इस्पात है, तावा प्रगलन है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व क्या नहीं, किसका? स्वामित्व के आधारित उद्योग उसको कहते हैं जिन पे स्वामित्व होता है। जैसे सरकार के जो जिनके अंदर खुद किसी कंपनी का स्वामित्व होता है, जैसे कि रिलायंस जो कंपनी है उसके ऊपर किसका है? मुकेश अंबानी जी का है, तो वो उनकी निजी कंपनी है। और जैसे सार्वजनिक कंपनियों के अंदर सरकार का होता है तो वो सरकारी कंपनी है। और दोनों का मिक्स होता है, जो सरकार का और इसका क्या निजी का जो मिक्स होता है उसको हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां।
ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इसका स्वामित्व एवं संचालन सरकार के अधीन होता है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग होते हैं। स्वामित्व सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उद्योगों, उनके मैंने आपको बताया ना कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में के स्वामी सरकार होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर मतलब उसमें 50% सरकार का पार्टनरशिप होती है, 50% क्या कहते हैं जिसकी निजी उद्योग होते हैं। जैसे कोई एक उद्योग हमने स्थापित किया, उसके ऊपर 50% अगर 50% सरकार का सहयोग है और 50% मुकेश अंबानी जी का सहयोग है, तो वो हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था के मिश्रित सहयोग हो गया दोनों का। तो सार्वजनिक और निजी दोनों हो गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि, भेल, जिसे हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल है, ये कहना चाह रहे हैं। इसमें सामान्य सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे होते हैं। सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के, जिनमें राष्ट्र का हित निहित होता है, और सामरिक जो हम भारत विदेशों के अंदर व्यापार करते हैं उसके लिए, हाँ। और ज्यादा करके जो देश सेवा के देश की सुरक्षा से संबंधित होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और मतलब देश से संबंधित जो व्यापार होते हैं उनको इसके अंदर ज्यादा, और उन्हीं उद्योगों को इसमें ज्यादा स्थापना दी जाती है जिसके अंदर सहयोग सरकार का ज्यादा होता है। निजी क्षेत्र के उद्योग, इनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है, या तो एक व्यक्ति के पास होता है, व्यक्तियों का समूह। मतलब किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं है एक सिंगल इंसान ही करे, उसके तीन चार पार्टनर हो सकते हैं। तो उसको भी अगर 3-4 पार्टनर है तो भी हम उसको निजी उद्योग ही कहेंगे। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में है। भारत में इसके उदाहरण टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर आदि हैं। विदेशों में क्या है, वो डिपेंड करता है कि पूंजीवादी राष्ट्र है या समाजवादी राष्ट्र है। तो जो पूंजीवादी राष्ट्र है ना, उसके अंदर ज्यादातर उद्योग निजी क्षेत्र के होते हैं, और समाजवादी राष्ट्र है ना, उसके अंदर निजी क्षेत्र के भी मिलेंगे आपको। डिपेंड करता है कि जो कंट्री है वो किस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो अगर समाजवादी जो राष्ट्र है उसके अंदर निजी भी मिलेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के भी मिलेंगे, दोनों टाइप के मिलेंगे, क्योंकि वो अपना विकास भी करना चाहते हैं अपने देश का और अपने देश के नागरिकों का। और क्या कहते हैं, देश के नागरिक जो नहीं अचीव कर सकते किसी चीज को, गरीबी रेखा से नीचे है, उनका कल्याण भी करना चाहते हैं। तो दोनों चीजों को लेके चलते हैं। उनके कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं उद्योगों के, और कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो निजी क्षेत्र के हाथ में होते हैं, ताकि देश भी विकास करे और जो गरीब लोग हैं उनका कल्याण सरकार कर दे, और देश विकास कर ले जिनके हाथ में निजी उद्योग है उनके थ्रू। तो ये है, हाँ। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इनका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह या संयुक्त कंपनी के द्वारा किसी निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। इनका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह या संयुक्त कंपनी, यानी राज्य यानी सरकार के द्वारा। और जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एक उद्योग स्थापित किया, उसमें से 50% सहयोग सरकार का है, 50% मुकेश अंबानी जी का है। तो मुकेश अंबानी जी वो सिंगल इंसान है, तो उसमें उसको भी संयुक्त उद्योग बोल सकते हैं। और मुकेश अंबानी जी के अलावा मान लो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और टाटा और अडानी सब मिलके भी अगर 5 लोग मिलके भी अगर 50% दे देते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं। 50% सरकार देगी, 50% उधर से 5 लोग मिलके देंगे, तो भी संयुक्त प्रकार की ही उद्योग कहलाएंगे वो। और मारुति उद्योग लिमिटेड एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। मारुति उद्योग लिमिटेड और ऑयल इंडिया ये एग्जांपल है। इन उद्योगों में से संसाधनों का कोप संयुक्त होता है तथा लाभ हानि के विभाजन भी अनुमानित होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल आधारित उद्योग कोप संयुक्त होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी जितनी पार्टनरशिप होती है, लाभ हानि उसी हिसाब से बांट लिया जाता है उसके अंदर। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, इसका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या आपूर्तियों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। इसका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, जो कच्चे माल के उत्पादक करते हैं ना उनको, और आपूर्तिकर्ताओं जो कच्चे माल को वहां तक पहुंचाते हैं, उद्योगों तक जो कच्चे माल को पहुंचाते हैं उनको, तथा कामगारों अथवा कामगार जो वहां पे श्रमिक है उनको, तथा दोनों के द्वारा भी होता है। मतलब इन दोनों के द्वारा भी होता है, हाँ, इन दोनों के द्वारा भी होता है। एक मिनट, हाँ, तो मैं क्या बोलती, कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्ति करता हूँ, जो कच्चा माल का उत्पाद करते हैं और जो जो वहाँ उद्योगों तक पहुंचाते हैं उस माल को, उसको, तथा कामगारों वहाँ जो काम करते हैं, तो दोनों यानी तीनों से मिलके भी होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है, आनंद मिल्क यूनियन और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम इसके उत्पादक उदाहरण है। ये इसके उदाहरण है जिसके अंदर आपूर्तिकर्ताओं, कामगारों और श्रमिकों तीनों ने मिलके इसके अंदर सहयोग दिया है। शीशा उद्योग, अब हम पढ़ेंगे शीशा उद्योग कितना भारत के अंदर जो है शीशा उद्योग है
वो कहाँ स्थापित है और इसका कितना सहयोग है भारत के आर्थिक विकास के अंदर। भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों पर सभी प्रकार से देखने को मिलता है। जो रेल की सुविधा वाले स्थानों पर सभी प्रकार को देखने के लिए रेल की जो सुविधा होती है वहां सभी जगह पर देखने के लिए मिलता है सीसा उद्योगों का केंद्रीकरण। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में इस उद्योग का बहुत ज्यादा वो हुआ है, निर्माण हुआ है या विकास हुआ है ये मान लो। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन से? फिरोजाबाद और सिकोहाबाद महत्वपूर्ण, यानी यहाँ सबसे ज्यादा सीसा उत्पाद होता है फिरोजाबाद और सिकोहाबाद के अंदर। शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र में शीशा उद्योग के अंदर कौन कौन से राज्य जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं, और उन राज्यों के अंदर कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा सहयोग, यानी क्षेत्र यानी राज्यों के अंदर भी स्पेशल जगह होती है, स्पेशल जिला होता है कि यहाँ पे ये चीज शीशा का उद्योग है। तो इसके अंदर है पश्चिम बंगाल, बेलगछिया, श्रीरामपुर, रिसरा, वर्धमान, रानीगंज और आसनसोल। झारखंड, जमशेदपुर, हजीराबाद, धनबाद। मैं इसके अंदर आपको स्पेशल क्या समझाऊं, अभी ये नाम है, ये आपको एज इट इज याद करने होंगे, तो मैं इसमें समझाने जैसा क्या समझाऊं, मतलब याद करने पड़ेंगे आपको इनको, या तो आप समझ के याद करो नामों को एज इट इज। नाम तो नाम होते हैं, उनको समझना क्या है भाई, या तो आप रट के याद करो या फिर किसी चीज से कनेक्ट करके अपनी पर्सनल लाइफ में फिर याद करो। है महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर एवं नागपुर। उसके बाद में गुजरात, बड़ौदा और मौरवी। बिहार, पटना एवं कहलगांव। राजस्थान के अंदर जयपुर। उत्तर प्रदेश के अंदर नैनी, रामनगर, बहजोई, बालावाली एवं फिरोजाबाद। अन्य राजस्थान के अंदर अन्य स्थान, राजस्थान बोल रही हूँ सॉरी, है अन्य स्थान में अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु व गुवाहाटी। संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। संरचनात्मक और उपकरण उद्योग। संरचनात्मक ये है कि अपने भारत की जो रेलवे उद्योग, परिवहन उपकरण उद्योग। परिवहन उपकरण उद्योग यानी परिवहन जो होते हैं उनके जो उपकरण बनते हैं वो कहाँ बनते हैं। जैसे परिवहन के अंदर क्या आता है, ट्रेन आती है, तो ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो कहाँ बनते हैं, ट्रेन का इंजन कहाँ बनता है। उसके बाद में बस जो होती है, बस के जो सीट है वो कहाँ बनती है, उसकी जो खिड़कियां कहाँ बनती है और उसकी चारों तरफ की चद्दर है वो कहाँ बनती है। गाड़ियां जो है 4 व्हीलर मानो या 2 व्हीलर मानो वो कहाँ बनती है, और एरोप्लेन जो बनती है उसका जो ऊपर का कवर होता है, इंजन होता है, टायर होता है, वो सारे कहाँ बनते हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे परिवहन के अंदर। पूरे भारत में रेलवे का विस्तृत जाल बिछा है और माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों और रेल के इंजनों की बड़ी संख्या में मांग रहती है। अतः रेलवे इंजन एवं यात्री डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। रेल का जो डिब्बों का निर्माण है और इंजन है उसका जो उद्योग है वो बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। वर्तमान में हम रेलवे के डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं, हम करते हैं वर्तमान समय में। बड़ी लाइन वाले विद्युत संचालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्कर्स में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन। जो बड़ी लाइन जो बड़े जो मतलब जो बड़ी दूरी, ज्यादा बड़ी दूरी तय करती है ना जो ट्रेन, जैसे कि आप कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक कर लो है वहां, और या फिर कन्याकुमारी से लेके इधर पश्चिम बंगाल तक अगर इतनी लंबी दूरी कोई गाड़ी तय करती है तो उसके इंजनों का जो निर्माण था वो पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन के लोको पायलट वर्कर्स। कौन से? चित्तरंजन के लोको पायलट वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। इस नाम को आप अच्छे से याद कर लेना, 2 4 5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कहीं पे भी। देखो ऐसा है, सिविल सर्विस की तैयारी के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल चीजें पढ़ी हुई हैं। और अगर मान लो बिल्कुल ही नई चीजें हैं ना, तो भी मान लो अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग बच्चे एग्जाम देते हैं इसके अंदर, साइंस वाले भी देते हैं, कॉमर्स वाले भी देते हैं, आर्ट्स वाले भी देते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले सारे देते हैं, तो भी है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। 2 4 5 बार बोलोगे, नया शब्द भी होगा तो वो भी याद हो जाएगा। अपनी लाइफ के अंदर भी अपन पैदा होते हैं उस दिन से लेके सब कुछ मरते दम तक नया नया ही करते हैं, लेकिन सीख जाते हैं ना बाद में। कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, तो सीख जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं है। पैदा भी धरती पे एक ही बार हुए हो, ये तो है नहीं पहले 10 बार पैदा हो गए उसके बाद में पहले 10 बार ट्रायल किया था उसके बाद में यहाँ धरती पे पैदा हुए हो। पहले किसी अन्य अन्य लोक के अंदर ट्रायल किए थे पैदा करके, वहां से ट्रायल करके बाद में यहाँ पैदा हुए, ऐसा नहीं है ना। हर चीज का ट्रायल पहले थोड़ी करते हो, जब चलना शुरू किया था तब ऐसा थोड़ी है कि हाँ ट्रायल किया था पहले जन्म में, उसके बाद में यहाँ चलना शुरू किया था। गिरे थे उठे थे, गिरे थे उठे थे, उसके बाद चलना सीखे थे। तो ऐसा ही है, जब नहीं ना कोई नाम याद होता है उसको 2 4 5 बार बोलो, लिखो, है याद हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आईआईटी रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमस को संरक्षित किया गया है। कहाँ किया गया है? आईआईटी रुड़की के अंदर रेलवे थॉमस को संरक्षित किया गया है।
मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग को। कौन को? मोटर गाड़ी उद्योग को। भारत में इसकी शुरुआत 1928 ईस्वी में मानी जाती है, जब मुंबई में जनरल मोटर्स कंपनी की स्थापना की गई थी। मुंबई में जनरल मोटर्स कंपनी की जब स्थापना की गई थी। प्रमुख इकाई हिंदुस्तान मोटर्स। इसकी प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी हैं? परिवहन उपकरण जो उद्योग, उसकी प्रमुख इकाइयां कौन सी है? मतलब जब जहाँ पे सबसे ज्यादा परिवहन उद्योग होता है, यानी उनके परिवहन के जो पार्ट्स होते हैं उनका उद्योग होता है, या फिर वो वहां बनते हैं, वो कौन कौन सी इकाइयां हैं? हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता में स्थित है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई स्थित है। अशोक लीलैंड चेन्नई में स्थित है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में, और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में स्थित है। मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, और सनराइजर इंडस्ट्री बेंगलुरु में स्थित है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। सड़क परिवहन व्यापक है, ज्यादा जो ट्रेवलिंग होती है वो सड़क परिवहन के से ही होती है। इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। तिपहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। कौन से? तिपहिया स्कूटर जो है, जैसे तिपहिया यानी ऑटो रिक्शा मान लो, जिनके 3 पहिए होते हैं उनमें, तो भारत उसके अंदर प्रथम स्थान के अंदर आता है पूरे संसार के अंदर है। देश में ट्रैक्टर और साइकिल की बड़ी संख्या में बनाई जाती है। ट्रैक्टर जो बनाए जाते हैं वो, और साइकिलें भी बड़ी संख्या में बनाई जाती हैं। मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, सतारा, पनकी, अहमदाबाद के निकट अकूरवी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। कहाँ? अकूरवी तथा पिंपरी के अंदर मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, सतारा, पनकी, कानपुर, अहमदाबाद के निकट, इनके निकट क्या कहते हैं, पिंपरी और अकूरवी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। पोत निर्माण उद्योग, पोत निर्माण मतलब पानी की जो जहाज होती है ना, उनके भी तो पार्ट्स बनते हैं ना, वो भी तो बनाई जाती हैं, वो ऊपर से आसमान से नहीं गिरती है। तो उनको भी उनके जो पार्ट्स होते हैं उनका उद्योग कहाँ कहाँ होता है? भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 के अंदर सिंधिया स्टीव नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में। प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम इनको दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलायानों का निर्माण करती हैं, गोडनिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मंझगांव डक लिमिटेड और मुंबई महाराष्ट्र, ये जो 4 हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के जलयानों का निर्माण यहाँ होता है। गोडरिच वर्कशॉप, याद कर लेना, गोडरिच वर्कशॉप है लिमिटेड कोलकाता के अंदर स्थित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में स्थित है। मंझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये सारे आपने देखे क्या? ये सारे समुद्र के किनारे वाली जगह हैं जहाँ पे इनका निर्माण होता है। वर्तमान में पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र है। कौन कौन से हैं 5 प्रमुख केंद्र जहाँ पे पोत निर्माण किया जाता है? एक है विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि और मुंबई और मझगांव, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र हैं। 5 जगह हैं ये। बड़े बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोच्चि और विशाखापट्टनम में होता है। कहाँ होता है? कोच्चि और विशाखापट्टनम। मझगांव डाक लिमिटेड भारतीय नौसेना के पोतों के निर्माण के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मझगांव और डाक लिमिटेड। मझगांव डाक लिमिटेड भारतीय नौसेना पोतों के निर्माण, किसके लिए? नौसेना के जो पोत होते हैं ना, यानी सेना के जो पोत होते हैं उनके लिए बनाया गया है। कोलकाता के निकट गाडरिच में कर्श नाव, माल नौकाएं, निष्कर्ष पोत, तटपोत, जलपोतों के प्रयोग में आने वाले डीजल इंजनों का निर्माण किया गया है। किसका? कोलकाता के निकट गाडरिच में कृष्ण नाव, माल नौकाएं, निष्कर्ष पोत, तटपोत, जलपोतों का प्रयोग में आने वाले डीजल इंजनों का निर्माण किया गया है। वायुयान उद्योग यानी जो एरोप्लेन बनती है ना, इनके जो पार्ट्स बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? परिवहन के अंदर सारे आगे ना, ट्रेन में आएगी, और जो रोड के ऊपर चलते हैं जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर एक्स्ट्रा है, और क्या कहते हैं ये जो पानी में चलते हैं वो जो हवाई जहाज वगैरह है, वो ये सारे ही आएंगे इसके अंदर। एक नया उद्योग है, ये पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, यानी अपना जो हवाईयान उद्योग है ये सारे पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण के अंदर है। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु वर्ष 1940 में लगाया गया। कहाँ पे? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु 1940 में लगाया गया था।
इस कारखाने को वर्ष 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया, जिसका लोकप्रिय नाम हॉल है। इस कारखाने को वर्ष 1964 में एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलाकर, किसके साथ? एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया, जिसका लोकप्रिय नाम हॉल है। वर्तमान में इसकी 6 इकाइयां हैं। कौन सी इकाइयां हैं वर्तमान में इसकी? 6 इकाइयां। ये कहाँ स्थित है? कोरापुट, नासिक, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक एक इकाई जो वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न है। भारत अब कई प्रकार के छोटे वायुयानों का निर्माण भी करता है, छोटे वायुयान भी करता है, लेकिन वर्तमान में इसकी 6 इकाइयां हैं। कौन कौन सी है 6 इकाइयां? कोरापुट में स्थित है, कोरापुट, नासिक, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर के एक एक इकाई वायुयानों के लिए स्थित है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इंडिया एयरलाइंस और वायुसेना के द्वारा किया जाता है। तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी के जो उद्योग होते और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो उद्योग है और इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक बोलो तो जैसे बिजली का है जो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, ये जो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ ना, इसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक बोलोगे या टेक्नोलॉजी बोलोगे? हाँ, तो ये दोनों का मिक्सचर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मैं आप तक क्लास ये पहुंचा पा रही हूँ, इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉनिक की भी जरूरत है और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। इसलिए है क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसी काम की नहीं है। और अकेली लाइट के से भी अगर लाइट होगी, ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो लाइट भी किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं आप तक क्लास नहीं पहुंचा पाऊंगी। मैं आप तक क्लास तभी पहुंच पाऊंगी जब दोनों चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉनिक यानी लाइट भी होनी चाहिए, और संचार यानी कम्युनिकेशन का ये जो साधन है ये भी होनी चाहिए। साधन मतलब टेक्नोलॉजी, ये जो ये बोर्ड होना चाहिए, डिजिटल कैमरा होना चाहिए सामने, और आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, और नेट होना चाहिए, तभी ये पूरी क्लास आप तक पहुंच पाएगी। है तो ये दोनों का मिश्रण है, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी का। तो इसके अंदर क्या लगा, ये भी उद्योगों से बने हैं। अगर ये इसका एक उद्योग होगा, डिजिटल बोर्ड का एक उद्योगीकरण होगा, कारखाना होगा, तो ये भी उद्योगों से तो बने। मतलब कोई भी चीज जो बनती है वो बिना उद्योग के नहीं बनती है, उसका उद्योग स्थापित होता है, कहीं ना कहीं कोई कारखाना होता है उसका बनने का, तभी बनती है। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, इसकी भी कंपनियां हैं, तो तभी इसका भी एक उद्योग है, तभी ये मोबाइल बना है, ऐसे नहीं बनता ये, नहीं तो आपके पास मोबाइल भी नहीं आता। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान एवं उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता है। क्या होती है? इसके लिए उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध तथा अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यह उद्योग मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कहाँ से है? सूचना प्रौद्योगिकी से। इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों के जीवन शैली की क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ऑफिशियली क्या क्रांतिकारी परिवर्तन? आज से कोरोना काल से पहले ऐसे ये जो डिजिटल बोर्ड था, ये जो ऑनलाइन क्लासेस थी, कहाँ थी? इतनी बहुत कम थी। और उसके बाद में तो बिल्कुल, जैसे कोरोना के बाद तो बिल्कुल क्रांति ही आ गई है। तो ये तो सही है, क्रांतिकारी परिवर्तन लोगों के जीवन में किया है इसने। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविजन, टेलीफोन, रडार, सेल्युलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री तथा प्रक्रिया सामग्री इत्यादि शामिल हैं। इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। हाँ, तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। कौन कौन सी इस उद्योग के अंदर आता है? कौन? इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के कौन कौन से के अंदर कौन कौन से उद्योग शामिल किए जाते हैं? तो फिर आप लिखोगे अंतरिक्ष उपकरण। अंतरिक्ष में जाने के लिए जो हम ये जीएसएलवी और पीएसएलवी, जीएसएलवी ये सारे यूज करते हैं, इनके भी तो उपकरण बनने के लिए उद्योगों की जरूरत होगी। ऐसे थोड़ी आसमान से गिर गए और वापस उठ के चल दिए, ऐसा नहीं होता। उनके वो जो जीएसएलवी, पीएसएलवी बनती है ना, उसके भी उद्योग होते हैं, उनके पार्ट्स बनते हैं कि हाँ वहाँ पे जो अंतरिक्ष में जाने के लिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा, उस हिसाब से सारी चीज़ वहाँ सेट की जाती है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जो भी जाते हैं साइंटिस्ट, उनको वहाँ जाने से पहले उनकी बॉडी को भी उस ढांचे में ढाला जाता है कि आप वहाँ सर्वाइव कर पाओ, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट में वहाँ की चीज़ें बहुत अलग हैं बिल्कुल। तो उनकी बॉडी को उस ढांचे में पहले ढाला जाता है, फिर वहाँ से आने के बाद भी उनकी बॉडी को इस अपने क्लाइमेट में एडजस्ट होने के लिए ढाला जाता है। तो वहाँ की वहाँ जो उपकरण चाहिए उनको भी एक उद्योग है। वो उपकरण जिस उद्योग में बनते हैं, जिन कारखानों में बनते हैं, वो भी एक अलग से कारखाने होते हैं। तो अंतरिक्ष उपकरण उसको कहते हैं। कंप्यूटर की यंत्र सामग्री, कंप्यूटर जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, इसकी जो यंत्र की सामग्री है वो उसके भी उद्योग होते हैं। और तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर जो डालते हैं उसका भी हो इत्यादि शामिल है। इस प्रौद्योगिकी को उद्योग भी कहते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी व सिलिकॉन नगर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की कारखाने और फैक्ट्रियां उद्योग हैं।
जो इलेक्ट्रिक सामान बनता है उनको, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है बेंगलुरु। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। ये कच्चे माल पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग मतलब स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग की परिभाषा क्या होती है? तो स्वच्छंद उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। वो किसी भी स्थान पर स्थापित किया, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी जगह पे आप, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि हर उद्योग को वहां स्थापित करना चाहिए जहां पे उसका कच्चा माल आसानी से मिल सके और हमें श्रम आसानी से मिल सके, सारी सुविधाएं हो, बिजली पानी वगैरह की, और हम उस चीजों को प्रिपेयर करके वहां पे श्रम बाजार भी मिल सके ताकि हम वहां बेच भी सके उनको। ऐसी जगह उद्योग स्थापित करना चाहिए, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। और अगर ऐसी जगह आप उद्योग नहीं स्थापित करोगे तो वो उद्योग वहां नहीं चलेगा, फिर वापस आपको वहीं सेट करना पड़ेगा जहां के लिए उसका क्लाइमेट वगैरह सारी चीजें उस उद्योग के लायक हों। लेकिन ये जो उद्योग है ये स्वच्छंद, आप इसे कहीं पे भी स्थापित कर सकते हो। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते, ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। मतलब पुर्जे चाहिए, जैसे आपका जो मोबाइल है ना, उसके लिए बनाने के लिए कौन कौन से पुर्जे चाहिए, वो पुर्जे चाहिए। वो किसी भी क्लाइमेट के अंदर आप उसका औद्योगिकरण कर सकते हो, मतलब कहीं पे भी उसका कारखाना खोल सकते हो और वहां पे मंगा के आप वो कर सकते हो। उसकी में ये नहीं है कि कच्चा माल, क्योंकि पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, सब जगह बिक रहे हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये देखो मैंने आपको बताया ना, हम इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में उत्पादन होता है इनका, अभी तो फिर भी काफी बढ़ी है, अब तो जरूरत होगी सबकी। एवं श्रमिकों को भी कम आवश्यकता होती है। उदाहरण सॉफ्टवेयर और घड़ी आदि उद्योग। श्रमिकों की आवश्यकता इसमें कम होती है। सॉफ्टवेयर और उद्योग इसका घड़ी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर औद्योगिक पार्क हैं। कितने हैं? 20 सॉफ्टवेयर औद्योगिक पार्क हैं जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़ा संचार सुविधा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़ा संचार सुविधा प्रदान करते हैं। प्रमुख उत्पादक केंद्र जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ है। कौन से हैं? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ आदि हैं। भारत सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कौन कौन? भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है वो कहाँ कहाँ स्थित है? ये देखिए इधर, ये दिल्ली भारत प्रशासनिक राजधानी है जो, श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कलकत्ता और इधर गुवाहाटी, यहाँ पे स्थित है। उद्योग किसके? इलेक्ट्रॉनिक के और तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। अभी यहाँ हो गया पोशाक उद्योग, कपड़ों के उद्योग। ये तो अधिकतर सारे राज्यों में स्थित हैं और सारे राज्यों के जो बड़े शहर हैं उनमें भी ऑलमोस्ट स्थितियां हैं ही। यह उद्योग भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है, किंतु बड़े केंद्रों में लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, शाहदरा, मऊ आदि प्रमुख हैं। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा और बुलंदशहर होजरी रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। होजरी और रेडीमेड यानी जो मशीनों से बने होते हैं, एक तो हाथ की सिलाई होती है और एक रेडीमेड बनाते हैं जो मशीनों से बने होते हैं। और उनके लिए कौन से शहर है? मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर आदि हैं। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग ये तो आज के जमाने में सबसे ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि औरतें तो इसके बिना चलती ही नहीं है, सौंदर्य प्रसाधन के बिना। सौंदर्य प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट, कृत्रिम ज्वेलरी आदि आते हैं। ये लड़कियों के लिए, लड़कियों को बहुत जल्दी याद होगा है। ये उद्योग भी भारत में सभी जगह फैले हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष सौंदर्य के लिए विशेष केंद्र है, जैसे कि चंदन पर आधारित सौंदर्य प्रसाधन के लिए मैसूर नगरी को कुख्यात पर्याप्त बनाता है। चंदन जो है वो कर्नाटका में सबसे ज्यादा होता है। इत्र के लिए जौनपुर और सुगंधित तेल, इस इत्र के लिए कन्नौज, अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे और कोलकाता प्रमुख केंद्र हैं। कौन से साबुन के लिए? मुंबई, पुणे और कोलकाता अच्छे साबुन के लिए, क्वालिटी का जो साबुन होता है उसके लिए फेमस है ये। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल और जयपुर प्रसिद्ध है। कौन है? कृत्रिम ज्वेलरी। कृत्रिम ज्वेलरी मतलब नकली जो ज्वेलरी होती है उसके लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल और जयपुर फेमस है। खिलौना उद्योग। खिलौना निर्माण उद्योग पहले भारत में काफी लोगों को रोजगार प्रदान करता था, किंतु चीन और जापान की इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के आयात से इस उद्योग में काफी कमी आई है। चीन का सामान का तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि चीन से और पाकिस्तान से सब हर एक भारतवासी अच्छे से वाकिफ है, अच्छे से जानता है। तो खिलौनों के अंदर हर दीपावली के ऊपर सरकार बोलती है कि स्वदेशीकरण करो, अपने ही देश की बनी हुई चीजें खरीदो, चीन की बनी हुई मत खरीदो, क्योंकि चाइना की चीज चाइना की जैसी ही चलती है। लेकिन फिर भी उसने जो खिलौना उद्योग है उसके अंदर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि क्षेत्रों में उद्योग विकसित हुए हैं। मतलब खिलौनों के फिर भी हिंदुस्तान ने वापस अपने भारत ने
फिर से खिलौनों के उद्योग के अंदर अपनी प्रतिभा स्थापित करने के लिए कई जगह पे कारखाने और उद्योग स्थापित किए हैं। वो कौन से शहर हैं? शिवकाशी है, बनारस है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि हैं। इसके अंदर आप यहाँ मैप के अंदर देख सकते हैं कि सर्वप्रथम स्थापित उद्योग कौन कौन से सबसे पहले स्थापित हुए थे। तो 1879 में कागज का सफल कारखाना, फिर 1903 में प्रथम चीनी मिल स्थापित, फिर 1840 में आधुनिक चीनी मिल प्रथम प्रयास डच व्यापारियों द्वारा किया गया था। बेतिया में, लखनऊ में, कानपुर में। 1876 में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग। 1858 में भारत का प्रथम भारी इंजन संयंत्र उद्योग। 1937 में देश का प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र उद्योग जो जेके नगर में स्थित है। कुल्टी के अंदर 1874 में भारत का प्रथम लौह उद्योग स्थापित किया गया था। 1854 में कावस जी डाबर द्वारा सूती वस्त्र उद्योग। ट्राम्बे सफल कारखाना स्थापित, मुंबई। 1966 में मेट्रो रसायन का प्रथम निजी संयंत्र यूनियन कार्बाइड स्थापित। 1904 में भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित, चेन्नई में। रानीपेट। 1906 में देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र स्थापित, श्रावणकोर। 1945 में भारत का प्रथम कृत्रिम रेशा संयंत्र स्थापित। इस मैप को आप देख लीजिए क्योंकि मैप काफी देर तक माइंड में स्टेबल रहता है। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया अभियान, स्टैंड अप इंडिया। ये योजनाएं हैं जो स्कीम और योजनाएं हैं जो भारत सरकार ने उद्योग का जो क्षेत्र है उसके अंदर अपने भारत को सर्वप्रथम स्थापित करने के लिए यानी ऊपर लाने के लिए या भारत में औद्योगिकरण ज्यादा करने के लिए ये योजनाएं हैं सरकार ने जो उद्योग स्थापित करते हैं उनको दी है कि आप उद्योगिकरण कीजिए, आप उद्योग की स्थापना कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपकी जहां तक हो सकेगी सहयोग करेंगे। तो ये वो योजना अभियान है या योजनाएं हैं। तो है स्टार्टअप इंडिया अभियान। 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप इंडिया अभियान का एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य नए उद्यमों को वित्तीय मदद देना और उद्यमियों को बेरोजगार सृजनों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या है। ये कब स्थापित हुआ? 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी ने द्वारा स्टार्टअप योजना एक्शन प्लान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था उद्यमियों की वित्तीय मदद करना, मतलब कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको, जो उद्यमी है उद्योग करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं, इसलिए उनको वित्तीय सहायता करना कि हाँ आप उद्योग स्थापित कीजिए, और जो बेरोजगार हैं उनको उस उद्योगों के अंदर श्रम दीजिए, ये इसका उद्देश्य था। हाँ, फिर पश्चिमी देशों की संपन्नता में स्टार्टअप का बड़ा योगदान रहा है क्योंकि ये सामूहिक रूप से मिलकर रोजगार पैदा करते हैं। पश्चिमी जो देश हैं वो इतने विकसित क्यों हैं? क्योंकि वहाँ ज्यादा उद्योग हैं और वो मिलकर उद्योग करते हैं, पैदा करने के अवसरों पर जन्म देते हैं। विकसित देशों में आरंभ से ही अपने स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु नीतियां विकसित की। स्टार्टअप कंपनी के विकास तथा वित्तीय विकसित जो देश है उन्होंने ज्यादा फोकस किस पे किया? औद्योगिकरण के ऊपर किया, इसलिए वो इतने विकसित हैं। और हमारे यहाँ सब भागते रहते हैं किसके पीछे? सरकारी सर्विस के पीछे। हाँ चलो ठीक है, एक लिमिट तक वो चीज भी ठीक है। हाँ, लेकिन किसी को तो उद्योगों में भी तो जाना चाहिए ना। स्टार्टअप अंबानी जी को देख लो, स्टार्टअप कंपनी के विकास तथा वित्तीय प्रोत्साहन हेतु 2500 करोड़ रुपए प्रारंभिक और 10,000 करोड़ रुपए की कुल राशि के साथ 4 वर्षों के लिए स्टार्टअप को स्थापित किया गया। स्टार्टअप इंडिया अभियान के अंदर पीएम प्रधानमंत्री जी ने 2500 करोड़ रुपए प्रारंभिक, मतलब शुरुआत में आपको 2500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। उसके बाद में आपको क्या कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए कुल राशि 4 वर्षों के स्टार्टअप को स्थापित किया जाएगा, मतलब 4 वर्षों के लिए वो दी जाएगी। उसके बाद में है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना ये भी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मोदी जी ने शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2015 को स्टैंड अप इंडिया पहल की घोषणा की गई, जिसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016। शुभारंभ कब हुआ था? 5 अप्रैल की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2015 को, मगर इसका जो शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को। हाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। इसकी योजना के अंतर्गत बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि उपलब्ध कराएगा। कितनी कराएगा? 10 लाख से लेके 1 करोड़ राशि जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को दी जाएगी कि वो अपना खुद का कोई उद्योग स्थापित कर सकें और उससे देश के औद्योगिकरण में सहयोग करें तथा लोगों जो बेरोजगार हैं, जो नहीं कुछ रोजगार कर रहे हैं, उनको रोजगार दें। स्टैंड अप योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं को ऋण पूर्व चरण और संचालन दोनों के लिए सहायता भारी लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्टैंड अप योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं को ऋण पूर्व चरण और संचालन दोनों के लिए सहायता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। इस ऋण योजना के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी इसकी संचालक एजेंसी है। इसकी संचालक एजेंसी कौन सी है? इसकी संचालक एजेंसी राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। कौन सी? राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। राष्ट्रीय क्रेडिट 2-4 बार बोलोगे नाम याद हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। 2025 तक बढ़ा दिया, अभी तो 26 चल रही है।
क्या करते हैं वित्त मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास, इससे आप इस शब्द से क्या समझते हो? कौशल विकास, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट, यानी भारत की जो पब्लिक है उसको ऐसा बनाओ, कोई ना कोई स्किल दो जिसके पीछे वो कमा के खा सके। जैसे कि अमेरिका एक देश है, वहां पे कोई भी इंसान है, कोई भी बच्चा है या कोई भी नागरिक है, वहां का नागरिक मान लो, कोई भी नागरिक है, उसके अंदर कोई न कोई स्किल जरूर है। स्किल मतलब वो उसके पीछे कमा के खा सकता है। स्किल का मतलब क्या होता है? जैसे कि स्किल का मतलब आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। किसी को टोकरी बनानी आती है, वो बहुत अच्छी टोकरी बना लेता है, वो भी एक स्किल है कि उसको अच्छी टोकरी बनानी आती है। तो वो टोकरी बना के और एक कुटीर उद्योग या लघु उद्योग बना सकता है, और उसके बाद में जब वो उद्योग अच्छा चल जाए तो उसको बड़ा बना सकता है, और बाजार के अंदर उसकी ज्यादा डिमांड होगी तो वो उसके जितनी डिमांड होगी इतनी बना के उस चीज को बड़ा भी बना सकता है, क्योंकि डिमांड हर चीज की रहती है। ऐसा नहीं है कि आज अपन साइंस और टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं तो पिछली चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहां जिस चीज की, जहां सुई की जरूरत होती है वहां सुई काम आती है, जहां तलवार की जरूरत होती है वहां तलवार ही काम आती है। तो ऐसा नहीं है, चीजें ठीक है रिप्लेस हो जाती है थोड़ी, कि एक चीज रिप्लेस होती है उसकी जगह दूसरी आ जाती है, तो क्या वही चीज आ गई ना, दूसरी चीज आ गई तो अपनी स्किल डेवलपमेंट को ना सीखो ना। उस चीज को सीखने में कोई बुराई नहीं है। इंसान जन्म लेता है तब से लेके मरते दम तक सीखता है। हर जिंदगी हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया सिखाती है। इन जैसे मोबाइल को आपके हाथ में, मोबाइल आप अपडेट नहीं करते हो तो ये भी चलना स्लो हो जाता है, तो उसको अपडेट करना होता है। तो इस इंसान को भी खुद को अपडेट करना होता है। क्यों अपडेट करना होता है? जैसे हम लोग पहले चौक से ब्लैक बोर्ड होता था, चौक से होता था, उससे पढ़ाते थे। आज हमने खुद को अपडेट किया तो हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है 5-10 साल बाद कोई और अलग फैसिलिटी आ जाएगी तो वो भी हमें सीखनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी। तो हर इंसान को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि दिमाग भगवान ने सबको एक जैसा दिया है। ठीक है, उसको जितना चलाओगे उतना ही ज्यादा काम करेगा। है तो दिमाग से ही सीखता है इंसान, सब कुछ दिमाग से ही करता है। तो ठीक है, जो पहले वाली चीजें नहीं चलती अब चलो बंद हो गई है, तो वो अपने आप को अपडेट करके दूसरी चीजें सीखो। इसी को बोलते हैं स्किल। है तो स्किल से स्किल डेवलपमेंट कीजिए खुद के अंदर। कहाँ थी मैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हाँ कौशल, मैं ये समझा रही थी आपको कौशल विकास क्या होता है। तो कौशल मतलब हर इंसान को अपने अंदर ऐसी कोई वो काबिलियत रखनी चाहिए कि मैं इसके पीछे कमा के खा सकता हूँ या मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई चीज पुरानी भी हो गई है, नहीं चल रही है, वो रिप्लेस हो गई है, तो आप जो भी चल रही है उसको सीख लो। कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल का मतलब और क्या होता है? कि नई नई चीजें सीखो, जो आ गया उससे सीखो। जैसे पहले वाले टीचर चौक पीस से पढ़ा रहे थे और मैं अभी डिजिटल से सीखे, हम लोग इससे पढ़ा रहे हैं, तो हमने भी तो सीखा है ना। सभी सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अनपढ़ इंसान भी सीख सकता है अगर वो चाहे कि मैं सीखूं। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं कि 60-70-80 की एज में लोग 10th क्लास पास कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो जज्बा होता है करने का कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो वो चीज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कौशल। सीखने का जो जज्बा होता है ना, और जो इंसान सीख जाता है प्रैक्टिस कर करके, उसको बोलते हैं कौशल, स्किल। बहुत ज्यादा हो गया, चलो इधर आ जाइए। हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 मार्च 2015 को स्वीकृति दी गई। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से तथा नवगठित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रमुख योजना है। इसके अंतर्गत परिष्कृत पाठ्यक्रम, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। किस पर दिया गया है? प्रशिक्षण और प्रशिक्षित प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेक इन इंडिया, देश के औद्योगिक विकास, वैश्विक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को यह एक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया। मेक इन इंडिया का किसके लिए किया गया? औद्योगिक विकास, वैश्विक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक विकास यानी विश्व के नक्शे के ऊपर भारत के अंदर उद्योगीकरण बढ़ रहा है, और उसकी जो उद्योगों की बनाई हुई चीजें वो पूरे विश्व के अंदर निर्यात की जा रही हैं, और विदेशी मुद्रा भारत लेके आ रहा है। इस चीज का प्रभाव विश्व के नक्शे के ऊपर छोड़ने के लिए, मतलब विश्व में एक अपनी अलग पहचान भारत के बनाने के लिए, औद्योगिक विकास का, उद्योगों को प्रोत्साहन देना, विकास करना, वैश्विक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जो स्कीम है वो बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 25 सितंबर 2014 को। इसके अंतर्गत एक नए आविष्कारों व नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी घरेलू कंपनियों की पहचान कर उन्हें विशिष्ट स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया गया। मतलब इसके अंतर्गत नए आविष्कारों व नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों की पहचान, आगे जो कंपनियां मतलब जो फर्स्ट रैंकर है, मतलब जो ज्यादा वो है, क्या बोलो, एक तो पिछड़ी हुई कंपनियां होती हैं, एक होती हैं जो प्रेजेंट टाइम में जिनका अच्छा नाम है, अच्छे चल रही होती है, उन कंपनियों को पता लगाना, तो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना। मतलब उनको ये बोलना कि आप पूरे देश के अंदर टॉप नंबर पर हो। ये कंपनी मान लो कोई 5 कंपनियां हैं जो देश के अंदर टॉप नंबर पर, अब उन्हें ये बोलना है कि आप देश में तो टॉप नंबर पर हो, लेकिन आप विश्व में जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके साथ कंपटीशन करो। कंपटीशन मतलब आप उस पर नजर रखो कि हमें इनको पीछे छोड़ना। आप इस हिसाब से अपनी स्कीम्स बनाइए, पॉलिसीज बनाइए, और इस हिसाब से अपने जो कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहन कीजिए, और अपना जो
सामान बनाने की जो वो कला है उसको इतना प्रोत्साहन की, इतनी अच्छी क्वालिटी दीजिए सामान की कि आपकी जो विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ना, इनको पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाओ। कॉम्पिटिटर तैयार करना, अपनी जो अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं उनको विश्व की जो कंपनियाँ हैं उनके साथ कॉम्पिटिटर के रूप में तैयार करना, ये है इसका उद्देश्य। इसका संचालन औद्योगिक नीति व एवं संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। इसका संचालन औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक निवेश भारत का गठन किया जाता है। किसका? एक निवेश भारत का गठन किया जाता है, जो विदेशी निवेशकों को नियामक व नीति संबंधी जानकारी देता है। किसके संबंधी निवेशकों को? नियामक और नीति संबंधी जानकारी देता है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां हेतु आवश्यक शर्तें। ये 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। इनके लिए शर्तें कौन-कौन सी हैं और इसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड होता है? शर्तें महारत्न के लिए 1.3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक लाभ, और दूसरा है विगत 3 वर्षों तक वार्षिक परिसंपत्ति औसतन 5,000 करोड़ रुपए हो। और नवरत्न के लिए क्या है? कौन-कौन सी शर्तें हैं? पॉइंट 1, 6 निर्धारित प्रदेश मानकों में से 60 स्कोर प्राप्त किया हो, मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया हो। और फिर मिनी रत्न के अंदर मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड, विगत 3 वर्षों में लगातार लाभ या विगत 3 वर्षों में औसतन लाभ 30 करोड़ कमाया हो, ये शर्तें हैं। और विगत 3 वर्षों तक लगातार लाभ तथा सकारात्मक प्रदर्शन किया हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 रत्न रत्न नंबर 2 कंपनियां बनने के लिए आपको कौन-कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर ये शर्त आपने पूरी की है तो आप महारत्न और क्या कहते हैं वो नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों में इंक्लूड हो। तो ये है 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का अधिकतम औसत वार्षिक लाभ हो, यानी एक साल में 5,000 करोड़ रुपए का आपने लाभ कमाया हो। 3 वर्षों तक वार्षिक परिसंपत्ति औसत इतनी करोड़ रुपए हो, 15,000 करोड़ रुपए हो, तो आप कहलाओगे महारत्न। और मिनी रत्न के अंदर 60 स्कोर प्राप्त किया हो, उसके बाद में दर्जा मिनी रत्न 1 का दर्जा प्राप्त किया हो, और 3 वर्षों में लगातार, फिर मिनी रत्न फर्स्ट के अंदर 3 वर्षों में लगातार 30 करोड़ रुपए और 3 वर्षों में किया हो, 3 वर्षों तक लगातार लाभ सकारात्मक प्राप्त किया हो। निवेश लाभ, निवेश में क्या है? किसी परिसंपत्ति में निवेश हेतु 1000 से लेके 5,000 करोड़ रुपए को अथवा अपनी परिसंपत्ति का 5% छूट। निवेश कितना किया हो? किसी परियोजना में निवेश हेतु 1000 से लेके 5,000 करोड़ रुपए को रुपए हो अथवा अपनी परिसंपत्ति का 5% निवेश किया हो, यानी 1000 से लेके 5,000 करोड़ रुपए या फिर अपनी संपत्ति का 15% आपने निवेश किया हो किसी उद्योग को और आगे बढ़ाने के लिए। और इसका है एकल परियोजना में 1000 करोड़ रुपए, परिसंपत्ति का 15% निवेश किया हो। निवेश छूट 500 करोड़ रुपए तक अपनी परिसंपत्ति बराबर निवेश छूट जो भी कम हो, 300 करोड़ रुपए तक या अपनी परिसंपत्ति के 50% छूट तक हो। उसके बाद में संख्या 14 कंपनियां इसके अंदर होनी चाहिए, 26 कंपनियां नवरत्न में होनी चाहिए, 49 कंपनियां मिनी रत्न में होनी चाहिए और 10 कंपनियां मिनी रत्न सेकंड में होनी चाहिए और 14 कंपनियां महारत्न में होनी चाहिए। 14 महारत्न कंपनियां कौन-कौन सी हैं? नवरत्न कंपनियां 26 नवरत्न कंपनियां, भारत की प्रमुख मिनी रत्न कंपनियां 49, मिनी रत्न श्रेणी सेकंड के अंदर 10। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना ये संख्या, ये कब अभी जो आगे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे महारत्न की 14 कंपनियां कौन-कौन सी हैं और नवरत्न की 26 कंपनियां कौन-कौन सी ये होनी चाहिए इसके अंदर। तभी 26 कंपनियां नवरत्न की होंगी तभी ये नवरत्न कहलाएगा। अगर ये शर्त पूरी नहीं होगी तो ये नहीं कहलाएगा है। और 14 कंपनियां महारत्न में होनी चाहिए बड़ी, मतलब 14 देश की सबसे बड़ी टॉप कंपनियां होनी चाहिए हैं, जिनका इतना एवरेज कमाई इतनी सारी होनी चाहिए है। और 49 मिनी रत्न कंपनियां होनी चाहिए, 10 इसके अंदर मिनी रत्न सेकंड के अंदर। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती है तो ये इनको ये उपाधि नहीं दी जाएगी कि आप महारत्न हो, नवरत्न हो, मिनी रत्न हो या क्या कहते हैं मिनी रत्न सेकंड हो। निवेश इतना होना चाहिए और शर्तें, ये शर्तें कंप्लीट हो, इतना निवेश होना चाहिए उनका और ये कंपनियां उसमें इंक्लूड होनी चाहिए इतनी। अब है महारत्न कंपनी फर्स्ट, स्थापना कब हुई और दर्जा कब मिला और मुख्यालय कहाँ है इसका? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए ऐसा है, मैं इसके अंदर कुछ आपको स्पेशल समझा नहीं सकती हूँ, ये टेबल है सिर्फ इसको पढ़ के सुना सकती हूँ। आपको एज इट इज याद करना होगा, ये नाम भी एज इट इज याद करने होंगे और ये सन वगैरह और ये कहाँ का इनके केंद्र है ये भी एज इट इज याद करने होंगे। इसमें मैं आपको कुछ स्पेशल नहीं कर सकती। और ये जो आपको मैंने बताया है जो जितना समझा सकती थी वो मैंने आपको समझाई, इसमें समझाने लायक वही चीज़ है, इसके अलावा कुछ समझाने लायक है भी नहीं है। तो आपको इसको एज इट इज ही याद करना होगा, चाहे तो आप समझ के याद करो इसको और चाहे आप रट के याद करो, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि कोई और ऑप्शन आपके पास है तो आप मुझे बता दो, मैं उस तरीके से आपको समझा दूंगी, क्योंकि सबका अपना-अपना माइंड क्रिएटिव होता है। तो कुछ तो प्लान्स जो मेरे पास नहीं हो आप लोगों के पास हो, कुछ ज़रूरी नहीं है सारे प्लान्स मेरे ही पास हों, हैं?
तो आपके पास हो तो वो बता दो, मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगी और वो आप उस तरीके से आपको समझा दूंगी है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1964 में 2010 में दर्जा मिला, इसे मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975 में स्थापित की गई, 2010 में इसे दर्जा मिला और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956 के अंदर स्थापना हुई और 2010 में इसे दर्जा मिला और देहरादून में मुख्यालय स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड इसका ये नाम है। 1973 के अंदर इसकी स्थापना हुई और दर्जे से 2010 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 के अंदर स्थापना हुई, 2011 में दर्जा मिला और कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1964 के अंदर स्थापना और दर्जा मिला 2013 के अंदर नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 के अंदर स्थापना, दर्जा 2013 में और नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 के अंदर स्थापना, दर्जा 2017 में और मुंबई में मुख्यालय। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1979 के अंदर स्थापना हुई, 2019 में इसे दर्जा दिया गया, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 के अंदर इसकी स्थापना, 2019 में इसे दर्जा मिला और मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 के अंदर स्थापना हुई, 2021 में इसे दर्जा मिला और नई दिल्ली में इसकी स्थापना मुख्यालय स्थित है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई, 2022 में इसे दर्जा मिला, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई, 2023 में इसे दर्जा मिला, नोएडा में इसकी मुख्यालय स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में इसकी स्थापना, 2024 में इसे दर्जा मिला, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अब है 26 नवरत्न कंपनियां स्थापना वर्ष, मतलब ये कंपनी के नाम है, ये क्रम संख्या, उधर स्थापना वर्ष, यानी ये कंपनियां कब कब स्थापित की गई हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954 के अंदर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1988 के अंदर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 के अंदर, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 के अंदर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 के अंदर, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड 1960 के अंदर, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1956 के अंदर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 1958 के अंदर स्थापना वर्ष, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई, भारतीय नौवहन निगम 1961 में इसकी स्थापना हुई, रेल विकास निगम लिमिटेड 2003 में इसकी स्थापना हुई, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 1965 में इसकी स्थापना हुई, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड 1968 में इसकी 78 में इसकी स्थापना हुई, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 1976 में इसकी स्थापना हुई, राइट्स लिमिटेड 1974 में इसकी स्थापना हुई, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 1974 में इसकी स्थापना हुई, केंद्रीय भंडारण निगम 1957 में इसकी स्थापना हुई, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड 1970 में इसकी स्थापना हुई, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 1987 में इसकी स्थापना हुई, मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड 1934 में इसकी स्थापना हुई, रेल रेट कंपनी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2000 में इसकी स्थापना हुई, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड 2011 में स्थापना हुई, एनपीसी लिमिटेड 1975 में स्थापना हुई, एसजेवीएमएन लिमिटेड 1988 में इसकी स्थापना हुई, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन 1999 में स्थापना हुई, भारतीय रेलवे वित्त निगम 1986 में इसकी स्थापना हुई। तो ये हो गई कौन सी नवरत्न कंपनियां, उनके नाम और उनकी स्थापना कब कब हुई। भारत की प्रमुख मिनी रत्न कंपनियां जो है 49 है, तो एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो उनके नाम तो याद कर लेना, नाम क्या आपको तो सन भी याद हो जाएगी, मुझे भरोसा है इतना। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं माइंड ब्लोइंग है, इनके दिमाग की कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है, मतलब मैं जो चीज इनको एक बार बता देता हूँ वो माइंड में इनके फिक्स रहती है, नींद में भी पूछना तो बता देते, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट है मेरे। हाँ, भारत की प्रमुख मिनी रत्न कंपनियां 59 टोटल है, जिसमें से मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में 49 है और श्रेणी सेकंड के अंदर जो है उसके अंदर 10 है। तो भारत इसी ये नाम दिया हुआ है इसके अंदर सिर्फ। हाँ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एक्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, भारत का कुकिंग कोल लिमिटेड, भारत का डायनेमिक्स लिमिटेड, BEML लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, बेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, EDC ऑयल लिमिटेड, गार्डर रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, HLN लाइफ केयर लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HSCC लिमिटेड, भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इंडियन एयर रेयर अर्ड्स लिमिटेड, भारत का व्यापार संवर्धन लिमिटेड, KIOCS लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, OL लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, खनिज अन्वेषण लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, MMTC लिमिटेड, MSTC लिमिटेड, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, पवन हंस हवेली लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड बिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, टेलीफोन कंसल्टेंट लिमिटेड इंडिया, THDC इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वापकोसा लिमिटेड। फिर है मिनी रत्न श्रेणी कंपनियां। मतलब मैं आपको समझाऊं क्या, समझाने का जो पीछे समझा दी, ये नाम है, नामों में मैं क्या समझाऊं आपको, एज इट इज ही नाम होंगे, चेंज थोड़ी कर सकता है। कोई मेरा नाम नीलम है तो मेरे नाम में आपको कोई क्या समझाएगा, नीलम है तो है, आपको मेरा नाम ही याद करना पड़ेगा, कोई सिचुएशन सेम इधर है। मिनी रत्न श्रेणी 2, इसकी 10 है, इसके अंदर 10 कंपनियां आती हैं, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड, उसके बाद में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड FCI अरावली जिप्सम एंड मिनी रत्न इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, HMT लिमिटेड, इंडियन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड, मेकान लिमिटेड, राष्ट्रीय फील्ड विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो औद्योगिकरण हुआ था भारत के प्रमुख उद्योग और उनके औद्योगिक क्षेत्र, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये तीसरी क्लास, इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ आपकी। और अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, एक बार नहीं 1000 बार पूछ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आया और वो आपने छोड़ा तो मुझसे बुरा आप लोगों के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत करें, अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, अपने घर वालों का टाइम और पैसा वेस्ट ना करें और ना खुद का टाइम वेस्ट करें। एक बार में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो जम के, और उसी के अंदर पेपर क्लियर कर डालो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ। हैं? और फिर लाइफ में और भी बहुत कुछ करने का वो करना। तो ये पेपर क्या कहते हैं टॉपिक यही खत्म होता है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि ये जो मैं दे रही हूँ ना कंटेंट लिखित के अंदर PPT बनवा के, ये सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि हाँ आपके पास कंटेंट हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको रजिस्टर में कंटेंट नहीं होना तब तक उनको याद नहीं होती चीज़ें, इसलिए दे रही हूँ। लेकिन अगर मैराथन क्लास लूँगी ना, उस दिन सिर्फ मैपिंग के थ्रू डायरेक्ट समझाऊंगी, ये कंटेंट उस दिन मैं नहीं दूंगी जिस दिन मैराथन क्लासेस लूँगी। उस दिन सिर्फ मैप होंगे और मैं होंगी, बस समझाऊंगी टक्का टक टक्का टक टक्का टक। आपको दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि हाँ अभी मैडम जब रिवीजन करा रही है मैराथन क्लास लेके तो हमने उस टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पढ़ी थी, ये चीज़ जैसे जैसे मैं इधर से बोलूँ आपको टक्का टक समझ में आना चाहिए, दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए हर चीज़। तो उस वक्त मैं ये जो कंटेंट लिखित में दे रही हूँ PPT बनवा के, ये नहीं मिलेगा आपको। और कोई भी समस्या हो, मैंने आपको टेलीग्राम पे नंबर है मेरे, ये 95 71 29 78 16, इस नंबर पर आप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और जो यूट्यूब पे मैं अपलोड करती हूँ या जहाँ पे क्लासेस वहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई समस्या कहीं पे भी है। एक बार समझ नहीं आता कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, यूट्यूब पे ही रहती है क्लासेस। दोबारा नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, तीसरी बार देख लो, लेकिन चाहे आप कितनी बार भी देखो, 10 बार भी देखो, लेकिन दिमाग के अंदर कंटेंट ठूसो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका दिमाग जाएगा, ना तो मैं जाऊंगी, ना ये वीडियो जाएगा, ना आपका नोट्स जाएंगे, और ना आपका मोबाइल जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका दिमाग जाएगा। इसलिए हर चीज़ आपके दिमाग में ठूसनी जरूरी है, अपने दिमाग में डालो उस चीज़ को। ओके, आज की क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ, नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे क्लास के अंदर। ओके बाय, थैंक यू।